आज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अज़ीज़ दोस्तों, इंडिया के नाम से इन्होंने जो अलायंस बनाया है, क्योंकि ये मालिक समझते हैं अपने आप को इंडिया के। ये कुछ ख़ानदान हैं जो कि मिल बैठे हैं, इनके ख़ानदानों की चौधराहट ख़त्म हो रही है, ये इनकी एग्जिस्टेंस ख़तरे में पड़ गई है। यूपी के मालिक होते थे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, चीफ मिनिस्टर भी बने। अब उनकी औकात सब देख रहे हैं कि उनकी औकात 2% की नहीं रही और वो पावर लूज़ कर गए हैं। कांग्रेस जो कि पूरे भारत की मालिक समझती थी अपने आप को, वो भी फारिग हो गई है। लालू प्रसाद यादव की फैमिली वापस आई है पावर में। किस तरह मैनिपुलेशन हुआ, किस तरह वहाँ के सीएम ने उनके साथ एक गड़बड़ी करके सरकार बनाई, इस तरह सारे ख़ानदानों की, कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती ख़ानदानों की भी चौधराहट ख़त्म हो गई। और महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ मिलके इलेक्शन जीते शिवसेना वाले, लेकिन उन्होंने ऐन मौके पे धोखेबाजी की और चीफ मिनिस्टर बनने का मौके का फ़ायदा उठाया उन चोरों के साथ जिनके खिलाफ शिवसेना के अजीम नेता बाल ठाकरे जी हमेशा उनके खिलाफ एक इन्होंने जद्दोजहद की। लेकिन उन्हीं के साथ मिल के फिर सरकार बनाई और फिर उनको उसकी भी कीमत अदा करनी पड़ी। अब आप देखें ना कि कैरेक्टर क्या है। ये हमारे उद्धव ठाकरे जी हैं, जो कि क्या कहते थे सोनिया गांधी के बारे में और अब किस तरह सोनिया गांधी के साथ मिल बैठे हैं। तो अजीज दोस्तों, इस ठगबंधन कह लें इसको, गठबंधन तो नहीं, ठगबंधन कहेंगे। इस ठगबंधन के ऊपर अश्विनी उपाध्याय जी ने बड़ी खूबसूरत चीज़ें हमारे सामने रखी हैं जो कि आई ओपनिंग हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से अश्विनी उपाध्याय जी ने इस ठगबंधन की सारी पोलें खोली हैं, इनके एक एक चीज़ को नंगा कर दिया है, वो सुनने लायक है। ये आपके सामने मैं अश्विनी उपाध्याय जी की 2 छोटी छोटी वीडियोस रख रहा हूँ, वो सुनिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह ये मैनिपुलेशन करके भारत की तरक्की का, भारत की डेवलपमेंट की, भारत की प्रोग्रेस के ख़िलाफ़ इंडिया नाम यूज़ कर रहे हैं। जबकि मैं समझता हूँ कि देयर शुड बी ए लीगल प्रोविज़न कि आप कंट्री के नाम को अपनी पॉलिटिकल उसको नहीं वो कर सकते। जैसे कोई पाकिस्तान में पाकिस्तान नामी पॉलिटिकल पार्टी बना ले, कोई यहाँ पे इंग्लैंड नामी पॉलिटिकल पार्टी बना ले, फ्रांस नामी, इस तरह दुनिया में कहीं होता नहीं। ये करप्ट लोग एक नई चीज़ लाए हैं। हो सकता है कि कोई इसका लीगल प्रोविज़न हो और कोई अदालतों में जाके इनको इंडिया नाम यूज़ करने से रोके। वैसे भी ये इंडिया नाम अंग्रेज़ों ने दिया था, असल तो भारत है। और लेट्स सी, आफ्टर ऑल ये सारी ख़ानदानी पार्टियां ज़्यादातर अंग्रेज़ों की पैदावार हैं। तो अजीज़ दोस्तों, सुनिए अश्विनी उपाध्याय जी को। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। सब कुछ बदल रहा है, नेता पार्टी बदल रहे हैं, पार्टियां गठबंधन बदल रही हैं, गठबंधन के नाम बदल रहे हैं, गठबंधन के नारे बदल रहे हैं, लेकिन 2 चीज़ नहीं बदल रही है। एक तो पार्टियों के जो आला कमान है, पार्टियों का जो परिवार है, जो परिवार का कब्जा है, वो नहीं बदल रहा है। दूसरा, भारत का कानून नहीं बदल रहा है। जैसे महबूबा की पार्टी में वही अध्यक्ष रहेंगी, सांसद विधायक कोई बन जाएगा, अध्यक्ष नहीं बदलेगा। अब्दुल्ला की पार्टी हमेशा अब्दुल्ला के कब्जे में रहेगी, ममता की पार्टी हमेशा ममता के कब्जे में रहेगी, राहुल सोनिया की पार्टी हमेशा राहुल सोनिया के कब्जे में रहेगी, चौटाला की पार्टी हमेशा चौटाला के कब्जे में रहेगी।
डीएमके हमेशा स्टालिन के कब्जे में रहेगी, आपकी झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा सोरेन परिवार के कब्जे में रहेगी। तेलंगाना में, आंध्रा में जो जगन मोहन का परिवार है या वाईएसआर का परिवार है वो उसी के कब्जे में रहेगा। तो पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर जो परिवारों का कब्जा है वो कब्जा नहीं बदल रहा है। दूसरा, कानून नहीं बदल रहा है। घूसखोरी का कानून नहीं बदला, जमाखोरी का कानून नहीं बदला, मिलावटखोरी का कानून नहीं बदला, कालाबाजारी का कानून नहीं बदला, मुनाफाखोरी का कानून नहीं बदला, सूदखोरी का कानून नहीं बदला, जिहाद के खिलाफ कोई नया कानून नहीं बना, जेनोसाइड के खिलाफ कोई नया कानून नहीं बना, पत्थरबाजी के खिलाफ कोई नया कानून नहीं बना, नक्सलवाद माओवाद के खिलाफ कोई नया कानून नहीं बना, काला धन हवाला वाला कानून नहीं बदला गया, बेनामी संपत्ति का कानून नहीं बदला गया, आय से अधिक संपत्ति कानून नहीं बदला गया, पुलिस सिस्टम नहीं बदला गया। 1861 का आज भी चल रहा है जो पुलिस एक्ट है। इंडियन पिनल कोड आज भी वही चल रहा है, मैकाले द्वारा 1860 में बनाया गया था, 150 साल से ज़्यादा हो गया, वो चल रहा है। एविडेंस एक्ट 1872 का आज भी चल रहा है, गवाहों के बयान उसी से चल रहे हैं, 1872 वाले कानून से चल रहे हैं। तो न पुलिस सिस्टम बदल रहा है, न जुडिशियल सिस्टम बदल रहा है, न पुलिस चार्टर लागू हुआ, न जुडिशियल चार्टर लागू हुआ, न इलेक्शन सिस्टम बदल रहा है। गुंडे, बदमाश, माफिया आज भी संसद विधानसभा में पहुंच रहे हैं। तो सब कुछ बदल रहा है, लेकिन दो चीज़ नहीं बदल रही है। पॉलिटिकल पार्टियों के आलाकमान नहीं बदल रहे हैं। खानदान जो खानदान पहले चला रहे थे अब वही आज भी चला रहे हैं। पहले इंदिरा जी चला रही थी, उसके पहले नेहरू जी चला रहे थे, अब सोनिया जी चला रही हैं, फिर राहुल जी चला रहे हैं। पहले देवीलाल चला रहे थे, फिर ओम प्रकाश चौटाला, चौटाला के बाद दुष्यंत चौटाला। पहले फारूक अब्दुल्ला के पिता चला रहे थे, फिर फारूक अब्दुल्ला चला रहे थे, अब उमर अब्दुल्ला चला रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के पिताजी चला रहे थे, अब महबूबा मुफ्ती जी चला रही हैं। तृणमूल कांग्रेस ममता जी चला रही हैं, अब उनका भतीजा चलाएगा। बसपा को पहले मायावती जी चला रही थी, उसके पहले काशीराम चला रहे थे, अब मायावती जी के भाई चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी को पहले मुलायम सिंह चला रहे थे, अब अखिलेश यादव चला रहे हैं। बाद में जो है डिम्पल चलाएंगे, उनके बच्चे चलाएंगे। आरजेडी को पहले लालू चला रहे थे, राबड़ी चलाई, अब तेजस्वी चला रहे हैं, बाद में तेजस्वी के बच्चे चला रहे हैं। आपके डीएमके को पहले स्टालिन, करुणानिधि चला रहे थे, अब स्टालिन चला रहे हैं। आपने सोचा आपको क्या मिला? आपको तो आज भी सरकारी विभाग में जलील किया जाता है। आप जिन पॉलिटिकल पार्टियों की बम बम करते रहते हैं, जय जय करते रहते हैं, उन पॉलिटिकल पार्टियों ने आपको क्या दिया? रोड एक्सीडेंट तो आज भी भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है। थाने में आप जाते हैं, आज भी आपको जलील किया जाता है। सरकारी स्कूल आज भी बदहाल हैं, आप पढ़ा नहीं सकते। मजबूरी में आप 10,000 रुपये, 5,000 रुपये फीस दे के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। जबकि अमेरिका में तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सरकारी स्कूल होती है। जिन बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं होता वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। आप अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाना भी नहीं चाहते हो, इतने बदहाल हो चुके हैं। आप टैक्स देते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप इलाज नहीं कराते हो, इतने बदहाल हैं भ्रष्टाचार के कारण। पूरा पैसा जो आप पैसा देते हो वो आता तो है, बजट आता है, लेकिन लुट जाता है, रास्ते में लुट जाता है। तो आप टैक्स देते हो, आप पैसा देते हो, लेकिन न तो आपको मुफ्त की ज़मीन मिलती है, न मुफ्त की बिजली मिलती है, न मुफ्त का पानी मिलता है, ना आपको मुफ्त की दवा मिलती है, ना आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराते हो, ना गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हो। और जो सड़क आपको मिलती है चलने के लिए, उसमें गड्ढे होते हैं, आए दिन आपका हाथ पैर टूटता है। सड़क ऐसी बनाई जाती है, हर साल टूटती रहती है। कभी आपने सोचा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियों ने आपको जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, मजहब के नाम पे जो अफीम चटा रखी है, ये जाति भाषा मजहब वाली अफीम से आप जो चाट के नशे में हैं और बम बम कर रहे हैं कि कोई किसी नेता का गुणगान कर रहा है, कोई किसी पार्टी का गुणगान कर रहा है, अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है? आपको कुछ मिला? देश को क्या मिल रहा है? भारत को क्या मिल रहा है? जो कुछ लोग सांसद बन रहे हैं, कुछ लोग मंत्री बन रहे हैं, कुछ लोग विधायक बन रहे हैं, कुछ पार्टी अध्यक्ष बन रहे हैं, कुछ पार्टी के महासचिव बन रहे हैं, सब कुछ तो हो रहा है। नेताओं का विकास हो रहा है, जनता का कौन सा विकास हो रहा है? आपके जीवन में कौन सी खुशहाली आई? और जहां तक और बात है, घुसपैठ खत्म हो गई क्या? रोहिंग्या बांग्लादेशी निकाले गए क्या? धर्मांतरण रुक गया क्या? धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बना क्या? जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बना क्या? जनसंख्या विस्फोट से भारत परेशान है, अराजकता फैल रही जनसंख्या विस्फोट के कारण। जिहाद के खिलाफ कोई कठोर कानून बना क्या? अलगाववाद के खिलाफ कोई कठोर कानून बना क्या? कट्टरवाद के खिलाफ कोई कानून बना क्या? आप मतलब कश्मीर फाइल देख के खुश हो गए, बाद में केरल फाइल देख के खुश हो गए, अभी कोई और भी अजमेर फाइल आ रही है उसको देखोगे आप, बाद में बंगाल फाइल देखोगे। तो ऐसे एक एक आप फाइल देखते जाना और फाइल देख के खुश रहना।
कल को जो है उत्तर प्रदेश की फाइल बनेगी, फिर बिहार की फाइल बनेगी, फिर छत्तीसगढ़ की फाइल बनेगी, फिर मध्य प्रदेश की फाइल बनेगी। ऐसे आप फाइल देखते जाना और डम 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 डमरू बजाते जाना। कभी आपने सोचा कि मिल क्या रहा है आपको? क्यों नहीं आप कठोर कानून की मांग करते हो? फ्रांस से कुछ सीखा नहीं क्या? फ्रांस के पास सब कुछ था, राफेल था फ्रांस के पास, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी था फ्रांस के पास, यूएन की परमानेंट मेंबरशिप थी फ्रांस के पास वीटो पावर भी था, फ्रांस के पास बड़े बड़े एक्सप्रेसवे भी हैं, हाईवे भी हैं, एयरपोर्ट भी हैं, बढ़िया हॉस्पिटल भी हैं, बढ़िया सब कुछ है, बढ़िया बिजली भी है, खूब पानी भी है, सब कुछ है, बिजली पानी सब है। और वहाँ तो बेरोजगारी भी नहीं है। 15 दिन तक फ्रांस जला, कुछ बचा क्या? आया कोई बचाने? दुनिया का कोई और देश बचाने आया? यूएन के जितने और भी देश हैं परमानेंट मेंबर, अमेरिका, चीन, जापान, रूस, कोई बचाने आया फ्रांस को? अरे मैं आपसे कह रहा हूं, सठे साठ्यम समाज चरित सिद्धांत को समझिए। लोहा लोहे को काटता है। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक धर्म की जय नहीं होगी, और अधर्म के नाश के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा। आप कहते रहते हो ना, सुनते रहते हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक धर्म की जय नहीं होगी। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक प्राणियों में सद्भावना नहीं होगी। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक भारत का कल्याण नहीं होगा। अल्टीमेटली अधर्म का नाश करना जरूरी है, और अधर्म का नाश इस घटिया इंडियन पिनल कोड से नहीं हो पाएगा। ये 1861 के पुलिस एक्ट से नहीं हो पाएगा, 1872 के एविडेंस एक्ट से नहीं हो पाएगा। ये देखिए ना, फेडरल पिनल कोड अमेरिका में बना रखा है, जहां हमारे यहाँ किडनैपिंग में 3 साल की सजा होती है, अमेरिका में 50 साल की सजा होती है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, सिंगापुर में 900 ग्राम गांजा रखा था एक आदमी ने, फांसी दिया है उसको। यहाँ 9-9 कुंटल गांजा मिलता है। तो न नशा नियंत्रण की बात हो रही है, न शराब नियंत्रण की बात हो रही है, न जिहाद नियंत्रण की बात हो रही है, न जाति का जहर घोला जा रहा है उस पर कंट्रोल की बात हो रही है, न भाषावाद का जहर घोलते हैं उसकी बात हो रही है, न क्षेत्रवाद का जहर घोलते हैं उनकी बात हो रही है। और ये नेता जो इतना पैसा कमा के रखे हैं, हज़ारों करोड़ रुपए, इनको पकड़ने के लिए प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। एक कानून बन जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये सारे जितने नेता हैं ना, सफ़ेद पोश जो चप्पल पहन के घूम रहे हैं, ये चप्पलबाज नेता जो चप्पल पहन घूमने वाले 5-5 हज़ार करोड़ के मालिक निकलेंगे। केवल एक कानून बन जाए कि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए। तो इसकी मांग करिए। काहे लिए पॉलिटिकल पार्टियों की जय जय कर रहे हैं फालतू में झूठ मूठ के, जो कुछ नहीं आपको देते? अरे जिससे देश का भला होगा उसके बारे में सोचिए ना। 1 घंटे के अंदर FIR होती है क्या आज की डेट में? दुनिया के कई देशों में होती है, पुलिस चार्टर लागू है, भारत में क्यों नहीं है? दुनिया के कई देशों में 1 महीने के अंदर पुलिस के लिए जांच को कंप्लीट करना अनिवार्य है, और इसलिए उन्होंने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया, क्योंकि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करते ही 24 घंटे में पता चलता है पूरी सच्चाई क्या है। भारत में क्यों नहीं मांग करते? आप भी मांग करो ना, जोर जोर से मांग करो। नेताओं के पीछे चलने की बजाय, पार्टियों के पीछे चलने की बजाय नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की मांग करो, पुलिस रिफॉर्म की मांग करो, पुलिस चार्टर लागू करने की मांग करो, घटिया कानूनों को बदलने की मांग करो, जुडिशियल रिफॉर्म की मांग करो, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो इसके लिए जुडिशियल चार्टर लागू करने की मांग करो, कि हर हालत में कोर्ट के 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला करना ही करना है, इसकी मांग करो। इलेक्शन रिफॉर्म की मांग करो, चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, मैक्सिमम एज लिमिट हो, पढ़ा लिखा आदमी संसद में जाए, जिसके पास जो अपराधी हो जाए उसके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर लाइफ बैन होना चाहिए। तो इलेक्शन रिफॉर्म की मांग करो, इससे भारत बदलेगा। नहीं तो याद रखिए, नेता बदलेंगे, पार्टियां बदलेंगी, गठबंधन बदलेगा, नाम बदलेगा, नारा बदलेगा, लेकिन भारत नहीं बदलेगा। और आपके जीवन में जो परेशानी है, जो टेंशन है, वो नहीं बदलेगी। आपके जीवन की 80% परेशानियों का समाधान अच्छे कानून से हो सकता है, इसलिए अच्छे कानून की मांग करिए। राजनीतिक पार्टियों का चाल चरित्र और चेहरा तो नहीं बदलता, लेकिन नाम बदलते रहते हैं। पहले यूपीए बनाया था, अब एक नया उसका नाम दे दिया इंडिया। सवाल यह है कि जो इंडिया के सदस्य हैं, जो 26 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये सारी परिवारवादी पार्टी हैं। चाहे शरद पवार है, चाहे राहुल गांधी हैं, चाहे सोनिया गांधी हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, अब्दुल्ला हैं, सोरेन हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां इस 26 दलों में हैं जो इंडिया की पार्ट बन गई हैं, ये सारी की सारी 26 पॉलिटिकल पार्टियां परिवारवादी पार्टी हैं। ये सभी 26 पॉलिटिकल पार्टियों के मुखिया जाति का जहर घोलते हैं। इन सभी 26 पॉलिटिकल पार्टियों के मुखिया भाषा का जहर घोलते हैं। इन 26 पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता हैं वो क्षेत्रवाद के आधार पर समाज को तोड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात ये
इन सभी पॉलिटिकल पार्टियों के मुखिया के पास, उस परिवार के पास 5 से 10 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है। अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां आज जिंदा हैं, ये पॉलिटिकल परिवार आज जिंदा हैं, तो वो घटिया कानूनों की वजह से जिंदा हैं। उदाहरण के लिए 1993 में जो मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद एक वोहरा कमेटी बनी थी। उस वोहरा कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया था। अब कुछ लोग कहते हैं उसमें शरद पवार का भी नाम था, कुछ लोग कहते हैं उसमें चिमन भाई पटेल जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे गुजरात वाले, उनका भी नाम था, कुछ लोग कहते हैं विलासराव देशमुख का भी नाम था। मुझे नहीं पता किसका नाम था किसका नहीं था, लेकिन सच्चाई यह है कि वो वोहरा कमेटी की रिपोर्ट आज तक टेबल नहीं हुई। उस वोहरा कमेटी में जिन लोगों का नाम था उनके खिलाफ जांच नहीं हुई। अगर वोहरा कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश हो जाए तो कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी तो अपने आप खत्म हो जाएगी। किस तरीके से वोहरा कमेटी में, जैसा लोग बताते हैं कि उसमें दाऊद इब्राहिम का एक नेक्सस दिखाया गया है, किस तरीके से दाऊद इब्राहिम को मदद किया गया है, इसका मतलब 1993 में जो 300 लोगों की जान गई, उसमें इन पॉलिटिकल पार्टियों का हाथ है, इन नेताओं का हाथ है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए वो इंडिया के पार्ट बन गए। वो अपना पार्टी उनकी चला रहे हैं, और जिनको जेल में होना चाहिए था वो पार्टी के आलाकमान बैठे हुए हैं और गठबंधन बना रहे हैं। सोनिया गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला है, नेशनल हेराल्ड का मामला है, बेनामी प्रॉपर्टी का मामला है। राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला है, अखिलेश यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला है, ममता बनर्जी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला है, लालू यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला है, महबूबा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला है, अब्दुल्ला परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला है। अगर इनको सजा मिली होती तो क्या ये गठबंधन बनता? नहीं। ये जो 26 परिवार हैं, जो 26 पॉलिटिकल पार्टियों को चला रहे हैं, इनके परिवार के जिनके पास हजारों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी है, बड़े बड़े फार्म हाउस, बंगले, फ्लैट, प्लॉट, गाड़ियां, भारत के अंदर भी प्लॉट, विदेशों में भी प्लॉट, ऑस्ट्रेलिया में प्लॉट, लंदन में बंगलो, अमेरिका में भी कहां कहां खरीद रखा है। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई हुई होती और कठोर कानून हमने बनाया होता, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने का कानून बनाया होता, भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और आजीवन कारावास, फांसी देने का कानून बनाया होता, तो इसमें से ज्यादातर तो भारत छोड़ के भाग गए होते। भारत छोड़ के भाग गए होते तो भारत में शांति होती। अल्टीमेटली जो यहां पे समाज को बांट रहे हैं, जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान कहता है जातिवाद खत्म करो, ये 26 पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जाति का जहर घोल रहे हैं। संविधान कहता है भाषावाद खत्म करो, ये 26 पॉलिटिकल पार्टी को लोग भाषा के आधार पर लड़ाते हैं। ये संविधान कहता है क्षेत्रवाद खत्म करो, ये 26 पॉलिटिकल पार्टियों को लोग क्षेत्र के आधार पर लड़ाते हैं। और संविधान को लागू करना किसका काम है? सरकार का। कठोर कानून बनाना किसका काम है? सरकार का। 1860 के इंडियन पिनल कोड को बदलना किसका काम है? सरकार का। 1861 के पुलिस एक्ट को बदलना किसका काम है? सरकार का। 1872 के एविडेंस एक्ट को बदलना किसका काम है? सरकार का। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना किसका काम है? सरकार का। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाना किस काम है? सरकार का। तो अगर ये 26 पॉलिटिकल पार्टियां आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं, ये सर्वाइव कर रही हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियों की जो दुकानें चल रही हैं जिंदा हैं, तो उसमें बहुत बड़ा फेलियर सरकार का है। सरकार ने पुलिस रिफॉर्म किया नहीं, जुडिशियल रिफॉर्म किया नहीं, इलेक्शन रिफॉर्म किया नहीं, चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम एज लिमिट बनाया नहीं, सजा याफ्ता लोगों के चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध के लिए कानून बनाया नहीं। तो ये एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इनसे लड़ लड़ के अगर चुनाव में हराएंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि भारत के सभी राज्यों में भाजपा की सरकार बने। 10 राज्य जीतेंगे, 8 राज्य हारेंगे, 5 राज्य जीतेंगे, 4 राज्य हारेंगे, ऐसे चलता रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 29 राज्यों में बीजेपी की सरकार आ जाए। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सरकार अगर 1 नेशन 1 टैक्स कोड लागू कर दे, अगले 2 साल के अंदर ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो जाएंगी। न इंडिया बचेगा न कांग्रेस बचेगी। सरकार 1 नेशन 1 टैक्स लागू कर दे, कश्मीर से पीडीपी भी खत्म हो जाएगी, अब्दुल्ला की पार्टी भी खत्म हो जाएगी, महबूबा भी देश छोड़ के भाग जाएंगी, अब्दुल्ला परिवार भी देश छोड़ के भाग जाएगा। सरकार 1 नेशन 1 टैक्स लागू कर दे, बंगाल से सीपीआई खत्म हो जाएगी, तृणमूल कांग्रेस खत्म हो जाएगी, दीदी भी परिवार के साथ भारत विदेश में चली जाएंगी। भतीजे के पास इतना पैसा है, इतना उसने काला धन बेनामी संपत्ति इकट्ठा कर रखा है, 1 नेशन 1 टैक्स लागू करते ही गायब। 1 नेशन 1 टैक्स लागू करते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा खत्म हो जाएगी, सोरेन साहब विदेश भाग जाएंगे। 1 नेशन 1 टैक्स लागू करते ही
गांधी परिवार विदेश भाग जाएगा, कांग्रेस खत्म। वन नेशन वन टैक्स लागू करते ही अखिलेश यादव विदेश भाग जाएंगे, सपा खत्म। वन नेशन वन टैक्स लागू करते ही बहन मायावती विदेश भाग जाएंगी, बसपा खत्म। वन नेशन वन टैक्स लागू करते ही हुड्डा और चौटाला विदेश भाग जाएंगे, कांग्रेस में जो हरियाणा में बची खत्म हो जाएगी। वन नेशन वन टैक्स लागू करते ही शरद पवार की पार्टी खत्म, पवार साहब खुद ही विदेश भाग जाएंगे। वन नेशन वन टैक्स लागू करते ही जितनी और भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो तमिलनाडु में डीएमके है या तेलंगाना आंध्रा में राव की है और जगन मोहन रेड्डी है, ये सब खत्म हो जाएंगे। और केवल भ्रष्ट पॉलिटिकल पार्टियां ही नहीं खत्म होंगी, जातिवादी भाषावादी पार्टियां ही नहीं खत्म होंगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं नक्सलवाद भी खत्म हो जाएगा, माओवाद खत्म हो जाएगा। वन नेशन वन टैक्स लागू करते ही पूर्वोत्तर का अलगाववाद खत्म हो जाएगा, दोबारा मणिपुर में जैसी आगजनी हुई दोबारा नहीं होगी। वन नेशन वन टैक्स लागू करते ही कश्मीर के अलगाववादियों की कमर टूट जाएगी। करना पड़ेगा, देश के लिए अगर चिंता है तो हमें वन नेशन वन टैक्स पे करना ही पड़ेगा। और इसलिए अब तो यूसीसी आ रहा है, अब हम पूरे देश में वन नेशन वन टैक्स पे जन संवाद करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे। वन नेशन वन टैक्स क्या होगा? 100 रुपये से बड़ी नोट बंद करनी पड़ेगी, 5,000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा, 50,000 रुपये से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, और जिसके पास आय से अधिक संपत्ति मिले उसको आजीवन कारावास या फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, जैसा चाइना में भी है, जैसा सिंगापुर में है। चाइना में भी कुछ दिन पहले एक मंत्री को फांसी हुई है, कानून मंत्री को फांसी हुई चाइना में। तो यहाँ पे सिंगापुर में तो भी 900 ग्राम गांजा पाए जाने पे फांसी हुई है। दुनिया के देशों में कानून है, दुर्भाग्यवश हमने कानून नहीं बनाया। जब कानून घटिया है तो घटिया नेता आगे बढ़ेंगे। कानून अच्छा होगा तो अच्छे लोग संसद में जाएंगे, कानून घटिया होगा तो घटिया लोग संसद में जाएंगे। जो इतने माफिया, ड्रग माफिया संसद विधानसभा में पहुंच रहे हैं, मानव तस्करी करने वाले संसद विधानसभा में पहुंच रहे हैं, नशा तस्करी करने वाले संसद विधानसभा में पहुंच रहे हैं, खनन माफिया संसद विधानसभा में पहुंच रहे हैं, इनका भी इलाज वन नेशन वन टैक्स है। और वन नेशन वन टैक्स संभव है। 225 करोड़ खाते खुल चुके हैं, गरीब से गरीब आदमी बैंक से जुड़ चुका है, 48 करोड़ जनधन खाते खुल चुके हैं, 130 करोड़ आधार बन चुका है। आधार प्रॉपर्टी से, आधार ऑलरेडी पैन से लिंक होना शुरू हो चुका है, आधार वोटर आईडी से लिंक होना शुरू हो चुका है, तो आधार प्रॉपर्टी से भी लिंक हो सकता है। आधार को प्रॉपर्टी से लिंक करते ही न ईडी को छापा मारने की जरूरत है, न सीबीआई को छापा मारने की जरूरत, सरकार को बैठे बैठे पता चल जाएगा कि किसके पास कितनी बेनामी प्रॉपर्टी है। और वन नेशन वन टैक्स का मतलब और सारे टैक्स खत्म, इनकम टैक्स खत्म, जीएसटी खत्म, वैट खत्म, टीडीएस खत्म, सारे टैक्स खत्म, केवल बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स 1% आपको ज़्यादा देना है। यानी 100 रुपये का सामान खरीदा है तो 101 रुपये देना है, 1000 का सामान खरीदा है तो 1010 रुपये देना है, 1 लाख का सामान खरीदा है तो 1,01,000 देना है। और इसमें सबको कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब खुश रहेंगे, मिडिल क्लास भी खुश। जब इनकम टैक्स नहीं देना तो 1% बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स देते रहेंगे। व्यापारी बहुत खुश कि उनका झमेला खत्म हो गया, जीएसटी का झमेला, वैट का झमेला, टीडीएस का झमेला, हर 3-3 महीने पे अपना फाइल करते रहना, टैक्स का पूरा उनको रिपोर्ट फाइल करना है, सीए हायर करना है, क्या क्या करना है, वो सब भी खत्म। तो व्यापारी भी खुश, व्यापार भी बढ़ेगा, खुशहाली भी आएगी, अपहरण भी खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। ये पॉलिटिकल पार्टियां जो जातिवादी भाषावादी क्षेत्रवादी छोड़ के भाग जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूं सरकार से, माननीय मोदी जी से, आप वन नेशन वन टैक्स लागू करिए। चुनाव में लड़के इनको कभी नहीं हरा पाएंगे, पूरे भारत में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर आपने वन नेशन वन टैक्स लागू कर दिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगले 5 साल में पूरे भारत में केवल बीजेपी की ही सरकार होगी।